नमस्कार दोस्तों, जेवीआर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है बलवीर और हम एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने 850 क्वेश्चनों पर चर्चा कर ली है और आज हम क्वेश्चन 851 से शुरू करेंगे, जो कि 1 मार्च 2019 को आयोजित परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 851 से। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यानी जो विजय अमृतराज है वो किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है राइफल शूटिंग से, बी है बैडमिंटन से, सी है लॉन टेनिस से, डी है तैराकी से। तो हमारे जो विजय अमृतराज जी हैं वो लॉन टेनिस से संबंधित है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 852। मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किसके रूप में जाना जाता है? यानी किस रूप में जाना जाता है? खालिस्तान यहाँ पे। तो जो राइबोफ्लेविन है जो मछली में मौजूद होता है उसको किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B12। तो इसको विटामिन B2 के नाम से के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सी आंसर रहेगा, ऑप्शन सी विटामिन B2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 853। घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत का उदाहरण है? जो घोड़े से जो गाड़ी खींची जाती है वो किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो हमारे पास में ऑप्शन है न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ओम का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत और आवोगाद्रो का नियम। तो घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी की गति जो है वो न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। क्या है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, जिसे हम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, तब दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली आगे की तरफ जाती है तो पीछे की ओर भी धक्का मारती है। दूसरा है नाव के किनारे पर कूदने पर, हम नाव जब किनारे पे आ जाती है और जब हम जंप लगाते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं और नाव जो है पीछे की ओर जाती है। तीसरा है रॉकेट प्रक्षेपण में, जब रॉकेट का प्रक्षेपण होता है तब भी ऐसा ही होता है, नीचे की तरफ जो है रॉकेट बल लगाता है तभी वो ऊपर जा पाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 854। राजकोषीय नीति निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ राजकोषीय नीति की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए है जॉन नेस ने, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, एडम स्मिथ ने और मिल्टन फ्रीडमैन ने। यानी कि बोलते हैं राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा जो है जो दी गई आर्थिक सिद्धांत है उसके ऊपर राजकोषीय नीति आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 855। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 2012 में, 2014 में, 2011 में, 2013 में। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पारित किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 2013 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 856। दुनिया में किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहक योग्य सड़क है? यानी दुनिया का कौन सा पर्वत दर्रा है जहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहक योग्य सड़क है, यानी गाड़ी जहाँ पे चलती है वो कौन सा दर्रे पे बनी हुई सड़क है? ऑप्शन ए सीप किला, अनाथुला, डूंगरीला और जलेपला। तो ये जो है डूंगरीला जो किला है इसके ऊपर जो है सड़क बनी हुई है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा डूंगरीला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 857। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले अजादिरा छट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? यानी अजादिरा छट्टा जो है इंडिका, अजादिरा छट्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का नाम है? ऑप्शन है गुड़हल, नीम, करी का पेड़, देवदार का पेड़। तो नीम के पेड़ को जो है रासायनिक नाम क्या है?
अजादिरा चट्टा इंडिका है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा नीम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 858, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थेयम, तो ऑप्शन ए है कर्नाटका का, गुजरात का, केरला का, मणिपुर का। तो थेयम जो है केरला का जो है राज्य का लोक नृत्य है, सॉरी लोकप्रिय नृत्य केरल का। थेयम जो है केरल का लोकप्रिय नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 859, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ था? तो ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त सेकंड, राजेंद्र चोल फर्स्ट, कृष्णदेव, हर्षवर्धन। तो उसमें कौन सा? हर्षवर्धन था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर हर्षवर्धन विराजमान था। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 860, फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक यानी HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा था? ऑप्शन है 126, 115, 104, 124। तो उसमें भारत का स्थान 115 रहा था। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 115। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 861, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो ओजोन परत की बात हो रही है तो किस मंडल में पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है सप्ताह मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल और मध्य मंडल। तो सप्ताह मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। अब बात करें वायुमंडल की विभिन्न परतों की, तो सबसे पहली परत है वो है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल है। उसके बाद में आता है सप्ताह मंडल, सप्ताह मंडल है। फिर उसके बाद है मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, जिसको हम लोग ताप मंडल भी बोलते हैं, क्योंकि आयन गर्म होने की वजह से सबसे गर्म रहती है। और लास्ट में आता है आपका बहिर्मंडल, लास्ट आपका बहिर्मंडल। इसको उल्टा ले लेते हैं। ये सबसे पहली परत है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है और ये पांचवी परत है। तो समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 862, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किस वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक, चतुर्थक, तृतीयक और द्वितीयक। तो इसमें जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर रहेगा इसमें। अब इसके बारे में जानते हैं कि भारत में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो अब जानते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में। तो प्राथमिक क्षेत्र है जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, यानी प्राकृतिक प्रक्रिया हो गई तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहते हैं। जैसे क्या होता है, कपास का क्या होता है? प्राकृतिक उत्पादन है। दूध भी प्राकृतिक उत्पाद है। खनिज और ऐश भी प्राकृतिक उत्पाद है। इसलिए इस क्षेत्र को कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को। दूसरे की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में विनिर्माण प्रक्रियाएं शामिल होती है, जिसमें कच्चा माल से लेकर उसे तैयार उत्पाद में बदला जाता है। यानी क्या होता है, कच्चा माल लेकर उसको तैयार माल में बदला जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण के लिए गन्ना उद्योग द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसमें कच्चे माल गन्ने को तैयार उत्पाद चीनी में संशोधित क्या होती है, संसाधित करना शामिल है। तो तृतीयक क्षेत्र की बात करें तो ये सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में जो है जो प्रथम और द्वितीयक क्षेत्र है, इनका क्या होता है, सेवाएं प्रदान करना होता है। क्या होता है? सेवाएं प्रदान करना होता है। इसमें जैसे नौकरियां हो गया है, जिसमें वाइट कॉलर जॉब्स भी कहा जाता है। और साथ में इसमें जो है तृतीयक क्षेत्र में अन्य शिक्षक हो गया, नाई हो गया, मोची हो गया, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अस्पताल भी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि कुछ भी उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि मरीजों के चिकित्सा को क्या करते हैं, मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 863, 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन सी है? यानी प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है? 2018 की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए यूके की कंजर्वेटिव पार्टी, अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नेशनल रिपब्लिक पार्टी यूएस। तो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 864 है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए गोदावरी,
दूसरा नर्मदा, तीसरा कृष्णा, चौथा तुंगभद्रा। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। गोदावरी क्या भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर है, और जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 865। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? ये उस समय करंट अफेयर है 2019 का। तो 2022 में जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे उनकी मेजबानी जो है कौन करा था? तो ऑप्शन है बीजिंग, टोक्यो, लॉस एंजलिस और पेरिस। तो बीजिंग में, जो चाइना का बीजिंग था, उसमें जो है वह ओलंपिक हुए थे। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा बीजिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 866। भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? रामचरितमानस की भाषा पूछ रही है, जो कि तुलसीदास जी ने लिखा था। तो ऑप्शन है प्राकृत भाषा, अवधी भाषा, पाली भाषा, संस्कृत भाषा। अवधी भाषा में जो है रामचरितमानस लिखा था तुलसीदास जी ने। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा अवधी भाषा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 867। दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? सुअर से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? तो ऑप्शन है जीका, प्लेग, निपा, स्वाइन फ्लू। तो सुअर से फैलने वाली बीमारी है स्वाइन फ्लू फैलती है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा स्वाइन फ्लू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 868। कौन सी प्रसिद्ध भारतीय हस्ती पानी फाउंडेशन की संस्थापक है? तो ऑप्शन है सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, आमिर खान। तो आमिर खान जो है पानी फाउंडेशन की संस्थापक है। तो डी है हमारा आंसर रहेगा आमिर खान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 869। शीर्षक द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए है शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, ट्विंकल खन्ना, अरुंधति राय। तो ट्विंकल खन्ना द्वारा लिखा गया है द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा ट्विंकल खन्ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 870। 2 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 2019 तक पूछ रहा है, 2 जनवरी तक। तो ऑप्शन ए है 431, 395, 402, 448। तो इसमें ऑप्शन हमारा रहेगा डी 448। दोस्तों एक बात और बोल दें, भारतीय संविधान में आज तक की बात करें, अब तक की, तो 448 संविधान ही अब तक भारत में है, और मूल रूप से 395 थे, जो कि बाद में इनमें संशोधन करके इनमें सब क्लॉज जोड़े गए, और अभी भारत में 448 अनुच्छेद हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 871। ऐतिहासिक स्मारक तलातल घर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो असम में स्थित है। जो तलातल घर है वो कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। अब इसके बारे में जानते हैं। तलातल घर जो है वो 18वीं सदी का महल और सैन्य अड्डा है, जो भारत के असम के वर्तमान शिव सागर से 4 किलोमीटर यानी 2.5 मील दूर रंगपुर में स्थित है। यह अहोम काल के दौरान निर्मित स्मारकों में से सबसे बड़ा है। जो अहोम काल के दौरान जो स्मारक बनाए गए थे उनमें सबसे बड़ा स्मारक जो है वो तलातल घर है, जो कि 18वीं सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 872। दिए गए किस वर्ष के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के स्थान पर, यानी कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था जिसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 को पारित किया गया है? तो पुराना कब किया गया था? ऑप्शन है 1986 में, 1991 में, 1981 में, 1978 में। तो 1986 का जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था उसके स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 को पारित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 873। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? यानी जब फ्रांसीसियों का भारत में शासन था उस समय उनकी राजधानी भारत में क्या थी? तो ऑप्शन ए है कोचीन, पुडुचेरी, कालीकट, गोवा। तो उसमें जो है पुडुचेरी जो थी वो फ्रांसीसियों की राजधानी थी। यानी 873 की क्या बात करें तो क्या थी? पुडुचेरी जो है फ्रांसीसियों की राजधानी रही थी। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 874। हरेली का त्यौहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? हरेली का त्यौहार की बात करें तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में। तो हरेली का त्यौहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 875। इंडिगो एयरलाइंस का सह संस्थापक कौन है? ये 2019 की बात हो रही है। तो उसमें राहुल भाटिया, वाई.सी. देवेश्वर, किरण मजुमदार, सांकिरण और पवन मुंजाल। तो इसमें जो है राहुल भाटिया जी उस समय जो है इंडिगो एयरलाइंस के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 876। 103वां संवैधानिक संशोधन
किससे संबंधित है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है आर्थिक आरक्षण से, महिला आरक्षण से, शिक्षा का अधिकार से, शोषण के खिलाफ अधिकार से। तो यह आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, यानी आर्थिक आरक्षण से संबंधित जो है 103वां संवैधानिक संशोधन जो है संबंधित है। तो इसमें क्या है, 103वां संविधान संशोधन जो है वो वर्ष 2019 में लाया गया था, जिसके माध्यम से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। यानी किसमें? 15 और 16 जो अनुच्छेद है उनमें संशोधन किया गया था। और संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15 में तो सब क्लॉज 6 और अनुच्छेद 16 में सब क्लॉज 6 जोड़ा गया था। इसमें अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था। बाकी दोस्तों इन क्वेश्चनों का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप JPR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JPR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं और सभी के क्वेश्चन विस्तार से वहाँ पे पढ़ सकते हैं और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 877। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? प्राग ऐतिहासिक काल का जो पहला युग है उसके पहले को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, धातु युग, पुरापाषाण काल। तो इसमें जो है पुरापाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहा गया है। अब आप उसको विस्तार रूप से जो है पढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इसके अवशेष भी हमें जो मिले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 878। फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए है 1656, 1678, 1658, 1662 में। तो फ्रांसवा बर्नियर जो है वो 1656 ईस्वी में जो है भारत आया था। कब आया था? 1656 ईस्वी में। तो हमारा ये आंसर हमारा रहेगा 1656 में। अब बात करें इनकी तो वह मुगल काल में अवसरों की तलाश में भारत आया था, जो कि क्या था? एक चिकित्सक था, एक राजनीतिज्ञ और दार्शनिक तथा एक इतिहासकार भी था। और ये भारत में 1656 से 1668 ईस्वी तक यानी लगभग 12 वर्षों तक भारत में रहा था और मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा था। प्रारंभ में उसने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 879। राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? यानी राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीति का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो ऑप्शन हमारे पास में सुलभ मुद्रा, संकुचनकारी, विस्तारवादी और दुर्लभ मुद्रा। तो इसमें विस्तारवादी आएगा हमारे पास, विस्तारवादी मुद्रा। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा विस्तारवादी मुद्रा। अब होता क्या है इसमें, जो विस्तारवादी जो फिस्कल पॉलिसी होती है, जो क्या फिस्कल पॉलिसी होती है, उसमें अर्थव्यवस्था में धन की राशि का विस्तार करती है। विस्तारवादी राजकोषीय नीति के अंतर्गत में यह उपभोक्ताओं के हाथों में अधिक धन उपलब्ध कराता है ताकि उन्हें अधिक क्रय शक्ति मिल सके। यह सब्सिडी, कल्याण कार्यक्रमों सहित स्थानांतरण भुगतान और आय पर कटौती का उपयोग करता है। यह सार्वजनिक कामकाज या नए सरकारी कर्मचारियों को काम पर रखने के द्वारा बेरोजगारी दर को कम करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 880। मछली के समूह को कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड, बस, सेना, स्कूल। जो मछलियों का जो समूह होता है उसको जो है स्कूल कहते हैं। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। जो मछलियों का एक झुंड होता है, मछलियों का एक झुंड होता है उसको क्या कहते हैं? इसको एक मछलियों का झुंड है, इसको जो है स्कूल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कूल कहते हैं। इसके बारे में आप और भी नीचे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 881। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? जो नमक सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी लेके आए थे उसमें लगभग कितनी दूरी तय करी थी? तो ऑप्शन ए है 350 मील, 400 मील, 241 मील, 123 मील। तो गांधी ने जो है नमक सत्याग्रह के लिए 241 मील की दूरी तय करी थी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा 241 मील। गांधी जी ने जो है नमक तोड़ो जो कानून था, जो दांडी मार्च, जिसको हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं, इस मार्च के जरिए गांधी जी ने अंग्रेज सरकार द्वारा नमक के ऊपर कर लगाने के कानून का विरोध किया था। इन्होंने 12 मार्च 1930 को अपने 79 समर्थकों के साथ अहमदाबाद के साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया था। लगभग 24 दिन की पैदल यात्रा के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी।
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बन से पेरिस यात्रा से करी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 882। अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? जो उर्स महोत्सव जो अजमेर में मनाया जाता है वो सूफी संत, कौन से सूफी संत की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन, सलीम चिश्ती, मियाँ मीर। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है, जो उसकी जो संत की जो पुण्यतिथि है, इनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में एक उर्स महोत्सव अजमेर में मनाया जाता है। ये जो 6 दिनों का उर्स होता है, क्या होता है? ये 6 दिनों का उर्स होता है, जिसमें अब मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में लोग जान लेते हैं। तो अजमेर शरीफ में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में उर्स के रूप में 6 दिनों तक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 114 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने आप को 6 दिन तक कमरे में रखकर अल्लाह की इबादत की थी। मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह पे आने वाला पहला व्यक्ति था जिसने 1332 ईस्वी में यात्रा की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 883। खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ था? खो खो का रन एंड टच खेल किस भारतीय राज्य से शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है केरला से, महाराष्ट्र से, गोवा से और जम्मू और कश्मीर से। तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ है। किससे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र का की जो पुणे है जो है ये पुणे से शुरू हुआ है। इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। जो खो खो जो है ये स्यूज से लिया गया है। कौन? संस्कृत का शब्द स्यूज से लिया गया है, जिसका अर्थ है उठो और भागो, उठो और जाओ, उठो और जाओ से संबंधित है। और इसका इतिहास जो है बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य के पूना में 1918 ईस्वी में हुई थी, इसलिए खो खो का जन्म स्थान पुणे को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 884। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष बनाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण कब करवाया था? तो ऑप्शन ए है 1534 में, 1502 में, 1526 में और 1601 में। तो अकबर ने जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 ईस्वी में करवाया था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा 1601 ईस्वी में, जो कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। आगरा जिले का जो फतेहपुर सीकरी है वहाँ पे स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है। मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात स्मारक स्वरूप बुलंद दरवाजे का निर्माण 1601 ईस्वी में करवाया था। बुलंद दरवाजे को गेट ऑफ मैग्निफिसेंस के रूप में भी जाना जाता है। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है जिसने हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। इसके निर्माण में लगभग 12 वर्ष लगे थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 885। चीन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ऑप्शन ए क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, रग्बी। तो चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 886। अंडे की जर्दी यानी पीला भाग में कौन सा 90% अधिक विटामिन होता है? कौन सा विटामिन होता है जो 90% अधिक होता है? अंडे की जर्दी की बात हो रही है पीला भाग में। ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो विटामिन B12 इसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा विटामिन B12। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 887। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी की दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध सह संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए आशीष गोयल, नवनीत सिंह, NR नारायण मूर्ति और कौन सा है? याशीष दहिया। तो कौन है इसमें जो है? NR नारायण मूर्ति था। कौन सा? NR नारायण मूर्ति जो थे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी का दिग्गज कंपनी इन्फोसिस के प्रसिद्ध संस्थापक और सेवानिवृत्त अध्यक्ष रहे हुए हैं NR नारायण मूर्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 888। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 11 दिसंबर को, 13 जनवरी को, 14 नवंबर को, 2 अक्टूबर को। तो 11 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 889। जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन है 1954 में, 1950 में, 1956 में, 1958 में। जम्मू कश्मीर का संविधान जो 1956 में अपनाया गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा 1956। इसकी बात करें तो 1 नवंबर 1956 को अपनाया गया था तथा 26 जनवरी 1957 को प्रभाव में आया था। अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 भारत के संविधान में 2 ऐसे अनुच्छेद थे जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार प्रदान करते थे, जिसे
अगस्त 2019 में निरस्त कर दिया गया एवं जम्मू एंड कश्मीर को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 890। शीशा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? शीशे की बात हो रही है तो भौतिकी सिद्धांत का किस सिद्धांत का एक उदाहरण? तो ऑप्शन है बल का, विद्युत का, विद्युत धारा का, समय का। तो क्या है? बल का सिद्धांत। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा। तो बल सिद्धांत का एक उदाहरण है शीशा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 891। ब्रिटेन वुड्स समझौते ने निम्नलिखित में से किस संस्थान का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। तो ब्रिटेन वुड्स समझौते ने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का निर्माण करा है। यह जो है जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल हुए थे तथा 27 दिसंबर 1945 को 29 देशों के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद IMF की स्थापना हुई थी। यह 189 सदस्य देशों वाला एक संगठन है। इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना एवं वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। वर्तमान में बुल्गारिया की अर्थशास्त्री क्रिस्टलिना जॉर्जिवा IMF की प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 892। निम्नलिखित में से कौन सी छूत की बीमारी है जो छूने से फैलती है? ऑप्शन है क्षय रोग, दमा, स्ट्रोक, मधुमेह। तो क्षय रोग जो है वो छूने की बीमारी से फैलता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा क्षय रोग। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्षय रोग को क्या कहते हैं? हम TB भी कहते हैं। ये एक संक्रमण रोग है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। क्षय रोग आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्षय संक्रमण संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या सांस से फैलता है। यह छूत की बीमारी है। दमा क्या है? दमा क्या है? एक संक्रामक रोग है जो मनुष्य के फेफड़ों में क्या करती है? फेफड़ों में फैलती है। ये क्या करती है? एक कोई जीवाणु होता है, कवक होता है, वो फेफड़ों में फैल जाता है और एक जाल बना देता है और फेफड़ों में जाल बना करके जो है फेफड़ों को प्रभावित करती है। और मधुमेह जो है ये इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 893। फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है गीता पिरामल, शोभा डे, रस्किन बॉन्ड, सुधा मूर्ति। तो इसमें रस्किन बॉन्ड जो है फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 894। निम्नलिखित में से कौन यूरोप की सबसे लंबी नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है सेपिक, मेकॉन्ग, वोल्गा, जाम्बजी। तो इसमें जो वोल्गा नदी जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। जिसकी बात करें लंबाई की तो 3530 किलोमीटर 3530 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह है वल्डाई पहाड़ी पर। कौन सी? वल्दाई पहाड़ी पर 665 फुट ऊंचाई से निकलकर 1300 मील लंबे घुमावदार मार्गों से होते हुए कैस्पियन सागर में मिलती है और मुहाने पर डेल्टा बनाती है। कौन सी? वोल्गा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 895। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 5 सितंबर को, 11 जुलाई को, 15 अगस्त को, 2 जून को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 896। निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है? यानी राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 का जो 18 में हुआ था उसे किसे सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन है हमारे पास में मेधा पाटकर को, अन्ना हजारे को, गोपाल कृष्ण गांधी को, कैलाश सत्यार्थी को। जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2018 से गोपाल कृष्ण गांधी को जो सम्मानित किया गया था। अब बात करें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार राजीव गांधी के जन्मदिन यानी 20 अगस्त को सांप्रदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और शांति को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 1992 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अखिल भारतीय
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापित किया गया था? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 897, जीवित जड़ सेतु भारत के किस राज्य में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है? जीवित जड़ सेतु की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए है मिजोरम में, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और मेघालय में। तो जीवित जड़ सेतु जो है वो भारत के मेघालय में देखी जाने वाली एक दुर्लभ पारिस्थितिकी दृश्य है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा मेघालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 898, भारतीय खाद्य निगम FCI के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किसानों से खरीदे गए खाद्यान्न के भंडार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सब्सिडी वाला स्टॉक, प्रोत्साहन प्राप्त स्टॉक, बफर स्टॉक, रिटर्न स्टॉक। तो इसको बफर स्टॉक कहा जाता है, ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बफर स्टॉक। बफर स्टॉक एक योजना है जिसमें अच्छी फसल होने के दौरान उसका भंडारण कर लिया जाता है। किसी ईयर में अगर अच्छी फसल होती है तो जो सरकार जो है किसानों से जो अन्न खरीद करके उसका भंडारण कर लेती है, ताकि फसलों का मूल्य निर्धारित न्यूनतम सीमा से कम न हो, और इसे उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब फसलें अच्छी नहीं होती है तथा मूल्य में वृद्धि होने की संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 899, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कुणबी की बात हो रही है, तो ये मिजोरम, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, गोवा। तो कुणबी नृत्य जो है वो गोवा से संबंधित, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा गोवा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 900, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशिक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी है? निर्देशक सिद्धांत है वो किस राष्ट्र से प्रेरित होकर के अपने संविधान में जोड़ा है? तो ऑप्शन है रूस, आयरलैंड, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के भारत ने नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम लोग DPSP भी कहते हैं, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बाकी बात करें दूसरे से, तो रूस से जो भारत ने जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रदान लिया था, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ली गई है। जर्मनी से आपातकाल के परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां दी गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 901, महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ऑप्शन ए है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जन स्वास्थ्य मंत्रालय। तो महिला विजेताओं को दिया जाने वाला फर्स्ट लेडीज अवार्ड जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक पहल है, तो बी हमारा आंसर रहेगा महिला और बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 902, हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? यानी हमारी जो अतड़ियों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हमें खाना पचाने में सहायक होता है, वो उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, है ना, कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी, क्लोस्ट्रीडियम बेटुलिनियम, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। तो इसमें जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस जो है नामक जो बैक्टीरिया जो है वो पाया जाता है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। कौन पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस एडियोलोफिलस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 902, पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? पुस्तक क्या है? द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें महात्मा गांधी जी जो है द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 904, 2010 राष्ट्रमंडल खेल में किस भारतीय तीरंदाज ने महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में जो स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए लक्ष्मी रानी माझी, दीपिका कुमारी, बोम्बाइला देवी लेसराम, दीपिका पल्लिकल। तो इसने जो है दीपिका कुमारी ने जो है स्वर्ण पदक जीता था, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा दीपिका कुमारी। अब राष्ट्रीय मंडल 2010 की बात करें तो भारत के दिल्ली शहर में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 905, आधी से अधिक जैव विविधता पौधों और जानवरों की विविधता कहाँ पाई जाती है? यानी आधी से अधिक विविधता जो है वो कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है कटीले वनों में, शुष्क
शुष्क सदाबहार वनों में, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, अर्ध सदाबहार वनों में। तो कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में, जिसे हम लोग सदाबहार वन भी कहते हैं, वहाँ पाई जाती है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ये जो घने जंगल जो है ये कहाँ रहते हैं? भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र क्या होते हैं? थोड़े गर्म होते हैं और यहाँ पूरे वर्ष जो है वर्षा होती है। और मौसम क्या, यहाँ शुष्क, कभी भी शुष्क नहीं होता है, जिस कारण से यहाँ पे जो सघन वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 906। औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक है उसका उपयोग किया जाता है। यानी क्या, औद्योगिक संस्थानों में भार उठाने के लिए हाइड्रोलिक जैक का उपयोग किया जाता है। वह भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक जैक की बात कर रहा है। हाइड्रोलिक जैक जो है वो भौतिकी के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन ए है आर्किमिडीज का सिद्धांत के ऊपर, खेल सिद्धांत पर, पास्कल का नियम, न्यूटन का नियम। जो हाइड्रोलिक जैक है वो पास्कल के नियम पर आधारित है। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक जैक भौतिकी के अंतर्गत पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल का नियम द्रव्य स्थितिकी के दाब से संबंधित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पास्कल एक फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस, हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक आदि पास्कलिक सिद्धांत पर ही काम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 907। विश्व में किस देश की साक्षरता सबसे अधिक है? सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? तो ऑप्शन है हमारे पास में ऑस्ट्रेलिया, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। तो दिए गए ऑप्शनों की बात करें, इन ऑप्शनों की बात करें तो इसमें रूस की जनसंख्या जो है, साक्षरता जो है सर्वाधिक है। किसकी? रूस की साक्षरता जो है विश्व में सर्वाधिक है, ऑप्शनों की बात करें। और वैसे हम लोग बात करें तो फिनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे साक्षर देश जो है फिनलैंड है। उसके बाद दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है और स्वीडन का 5वें नंबर पे साक्षरता की दृष्टि से। और बाकी ऑप्शनों की बात करें तो रूस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 908। कौन सी नदी 10 देशों से होकर बहती है? यानी 10 देशों से होकर के कौन सी नदी बहती है? तो ऑप्शन है वोल्गा नदी, फरात है ना जिसको हम लोग यूफ्रेटस बोलते हैं, तीसरा दजला जिसको टिग्रिस भी बोलते हैं, और डेन्यू नदी। जो 10 देशों से होकर के कौन सी नदी गुजरती है? तो डेन्यू नदी जो है वो 10 देशों से होकर गुजरती है, जो कि यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी? डेन्यू नदी है। अब बात करेंगे वोल्गा नदी के बाद डेन्यू नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट के पास से निकलती है, फिर दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई 10 देशों से लगभग 2872 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए क्रमशः जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मालदोवा, यूक्रेन और रोमानिया से बहती हुई काले सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 809। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिल या मांद में रहता है? तो ऑप्शन है ऑक्टो, मगरमच्छ, कछुआ, खरगोश। तो खरगोश जो है वो मांद में रहता है। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा खरगोश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 910। लॉर्ड कर्जन की निगरानी में बंगाल का विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1905, 1906, 1913, 1911। तो बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ था, जिसे 1911 में समाप्त करा गया था। ये कब हुआ था? इसकी घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने के उद्देश्य से ही बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी हुआ था। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 911। भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना कब की गई थी? FCI की स्थापना बोल रहा है तो 1965 में, 1960 में, 1969 में, 1967 में। तो FCI की स्थापना जो है, FCI की स्थापना जो है वो 1965 में की गई थी। तो ऑप्शन हमारा आंसर रहेगा 1965 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 912। भारतीय संसद में दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक। तो ऑप्शन की बात करें तो 2018 में, 2016 में, 2014 में, 2017 में। जो दिवाला और दिवालियापन संहिता विधेयक जो है वो 2018 में
पारित किया गया था। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 2018 में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। दिवाला और दिवालियापन जो विधेयक है 23 जुलाई 2018 को संसद में पेश किया गया था। लोकसभा ने 31 जुलाई 2018 को दिवाला और दिवालियापन दूसरा संशोधन विधेयक पारित किया। यह विधेयक दिवाला और संशोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया था, जिसे राष्ट्रपति ने 6 जून 2018 को लागू किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 913। किस भारतीय को भारत सरकार के 10 बार बजट प्रस्तुत करने का गौरव हासिल है? तो कौन है वो? तो ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, पी चिदम्बरम। तो मोरारजी देसाई को जो है ये गौरव प्राप्त हासिल है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा मोरारजी देसाई। बात करें कब कब इन्होंने करा था, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे थे मोरारजी देसाई, जिन्होंने जो है कुल 10 बार बजट पेश किया था। इनमें 2 बार अंतरिम बजट भी शामिल है। पी चिदम्बरम ने 9 बार, भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 8 बार तथा पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 6 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 914। यदि किसी देश में बजट घाटा है और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका क्या नतीजा होगा अगर घाटा कंटिन्यू लंबे समय तक चलता रहता है? तो ऑप्शन है ब्याज दर में कमी हो जाएगी, अधिशेष बजट रहेगा, बढ़ता कर्ज, संतुलित बजट। तो इसमें क्या बढ़ता कर्ज हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बढ़ता कर्ज। यानी क्या रहेगा, जब कोई सरकार अपने बजट में आमदनी से अधिक खर्च का प्रावधान करती है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। यानी किसी सरकार के पास में 100 रुपये की आमदनी है और वो प्रतिवर्ष जो है 110 रुपये का खर्चा करती है, तो उसके पास में 10 रुपये का जो है घाटा है हर साल। तो उसको 10 रुपये को भरपाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोन लेना, यानी कर्ज लेना पड़ेगा। और ये स्थिति जो लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार का कर्ज क्या बढ़ता जाता है। अगर ये स्थिति जो लंबे समय तक बनी रहेगी, अगर ये मान लीजिए 5 साल तक अगर बनी रहती है तो 50 रुपये का इसमें, यानी हम मानते हैं 50 रुपये का इसके पास घाटा हो जाएगा और कर्ज जो है इसका दिनों दिन बढ़ता रहेगा। तो बजट घाटे को कम करने के लिए सरकार क्या करती है? अपने खर्च में कटौती करती है और राजस्व बढ़ाने के उपायों पर बल देती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 915। नोगकरम नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य? नोगकरम नृत्य की बात करें तो ऑप्शन है गोवा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम। नोगकरम नृत्य है वो मेघालय में मनाया जाने वाला त्यौहार है, सॉरी नृत्य, एक पारंपरिक नृत्य है, एक पारंपरिक नृत्य है। तो मेघालय में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नोगकरम नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 916। क्वेश्चन नंबर 916। दिसंबर 1929 के दौरान, ये बात हो रही है 1929 की, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में निर्धारित किया गया था? यानी कौन सा कांग्रेस का सत्र था जिसमें जो है पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में निर्धारित किया गया था? तो ऑप्शन है कलकत्ता, मुंबई, लाहौर, भोपाल। तो जो है लाहौर जो सत्र था उसके अंदर जो है कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य के दिन के रूप में निर्धारित करा गया था। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। ये जो है 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 917। मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ऑप्शन है हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, दारा शिकोह। तो इन्हें दारा शिकोह ने जो है मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 918। बर्फ से ढकी चोटियों वाला एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन ए है स्यांद्री, हिमालय, सतपुड़ा, पटकाई। तो हिमालय जो है एकमात्र जो है पर्वत श्रृंखला है जो कि बर्फ से ढकी हुई चोटियों वाला पर्वत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 919। नॉर्वे का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो ऑप्शन ए है आदिल हुसैन, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। तो इसमें आदिल हुसैन जी जो है एकमात्र भारतीय है जिनको नॉर्वे नेशनल अवार्ड पाने वाले भारतीय अभिनेता है। तो ऑप्शन ए है आदिल हुसैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 920। पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? यानी पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑप्शन है दीपा मलिक, वरुण सिंह भाटी, मरियम थंगावेलु और राजेंद्र सिंह। तो मरियम थंगावेलु जो थे इन्होंने जो है पहला स्वर्ण पदक जो है जीता था पैरालंपिक खेलों में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
921। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? यानी भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण जो है हेलियोडोरस स्तंभ किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए है उज्जैन में, लखनऊ में, कानपुर में और विदिशा में। तो कहाँ पे स्थित है ये? तो विदिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? विदिशा में हेलियोडोरस स्तंभ जो है विदिशा में स्थित है, जो कि वैष्णववाद की वृद्धि का परिणाम है। बात करें हेलियोडोरस स्तंभ की, तो भारत के मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में आधुनिक बेस नगर के पास स्थित पत्थर से निर्मित प्राचीन स्तंभ है। इसका निर्माण 113 ईस्वी पूर्व से 110 ईसा पूर्व के मध्य हेलियोडोरस ने करवाया था, जो भारतीय यूनान राजा अंतियस दास के दरबार में राजदूत था, जिसके बाद में शुंग राजा भागभद्र दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 922। प्राचीन काल में बौद्ध काल के दौरान कपिलवस्तु के शासक कौन थे? बौद्ध काल के दौरान जो कपिलवस्तु थी उसके शासक कौन थे? तो ऑप्शन है सांक्य, लिच्छवी, मौर्य, गुप्त। तो उसमें सांक्य जो थे वो कपिलवस्तु के शासक थे। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा सांक्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 923। बागुरुम्बा। बागुरुम्बा भारत की किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? बागुरुम्बा की बात हो तो ऑप्शन है भील, बोडो, गारो, मुंडा। तो बोडो का जो है बागुरुम्बा जो है पारंपरिक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा बोडो का। असम के बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। बागुरुम्बा की बात हो रही है। इस नृत्य को क्या बटरफ्लाई डांस और बर्दविशिका नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य विशेष रूप से विश्व संक्रांति के मौसम के दौरान अप्रैल के मध्य में किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 924। कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलाने वाली बीमारियों को कचरे को एक अस्थायी संग्रहण जगह पर ले जाने से फैलने वाली बीमारी से बचने के लिए रिहायशी इलाकों से ठोस कचरे के पृथक्करण के लिए किस प्रकार की सफाई व्यवस्था आवश्यक है? ऑप्शन ए है पारिस्थितिकी, निस्यंदन, भूभराव, पुनर्चक्रण। तो भूभराव जो है सफाई व्यवस्था की आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा भूभराव। भूभराव सफाई व्यवस्था ठोस कचरे के पृथक्करण की एक विधि है जो 5 चरणों में होती है। रिहायशी इलाकों में संक्रमण से बचने वाली संक्रमण से फैलने वाली बीमारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, परंतु इसकी प्रमुख समस्या लैंडफिल गैसों का रिसाव है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 925। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम्स, आयरलैंड, सोवियत संघ। तो मौलिक अधिकार जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ऑप्शन है हमारा आंसर रहेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों अगर आपको इन वीडियो का या इन क्वेश्चनों का PDF फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन क्वेश्चनों को विस्तार से इनके आंसरों को पढ़ सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोस्तों हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल JBR क्लासेज को सपोर्ट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।